स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। एपिसोड 121 वेदांत का अंदाज। हाँ, अब चीजें और भी मुश्किल होने वाली है। विजय सिंह ने एक सिगरेट जलाकर साइड हुए अपनी कुर्सी पर टेक लगाए। हाँ, कभी कुछ नहीं मिलता और कभी समस्याएं एक के बाद एक आती है। वेदांत सिंह ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर पैर फैलाते हुए जवाब दिया। पैसा कमाना मुश्किल है, बकवास खाना मुश्किल है। आज के समाज में अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो खुद पर सख्त रहना पड़ेगा। सच कहा, हमारा प्रोफेशन जल्दी पैसा दिलाता है और हम बड़े रौब में घूमते हैं, लेकिन हमारी मुसीबतें कौन जानता है, विजय सिंह ने कहा। जब छोटे मोटे होते हैं तो कोई इनकम नहीं होती, जब बड़े बनते हैं तो हर रोज हर पल जाल से बचकर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि मौजमस्ती के लिए बाहर जाते समय भी माहौल देखना पड़ता है ताकि कोई फंसा न ले। इन चीज़ों में मज़ा लेना भी एक स्किल्स है, इसमें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक तेज़ दिमाग भी चाहिए। हाँ, क्या तुम वो उम्र पार कर चुके हो जब खून खौलता है, वेदांत सिंह हंसा। बहुत पहले। अगर तुम मेरी मदद न करते तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही भटकता रहता, फिर फ्रस्ट्रेशन में मर जाता, यही सोचते हुए कि सब कितना घुटन भरा था, विजय सिंह ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठंडी रोटी नहीं खिलाऊंगा। काम निकलने के बाद लात मारने की मेरी आदत नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है। और तुम सही कहते हो, इस खेल में जीवित रहने के लिए हमें एक तेज दिमाग चाहिए, वरना बड़ी बड़ी लहरों से किनारे पर पटक दिए जाएंगे, वेदांत सिंह ने लापरवाही से कहा। बॉस, मुझे लगता है कि आप असाधारण रूप से काबिल हैं। सच में, विजय सिंह ने ईमानदारी से कहा। आप में एक प्राकृतिक करिश्मा है, कैफरी दिखने के बावजूद। लेकिन जब आप गुस्सा होते हैं या गंभीर होते हैं तो आप सबसे इंटिमिडेटिंग आदमी हैं जिसे मैंने कभी देखा है। बाकी चीज़ों की बात न करें, लेकिन जब से आपने इस सब को संभाला है सब कुछ तेज़ी से बढ़ रहा है। जयंत कपूर, आचार्य ली तांग, ब्लैक ड्रैगन, छोटा बंदूक वाला मोनू, ये सभी टॉप नॉच टैलेंट हैं। कोई बकवास नहीं, बस ब्लैक ड्रैगन और छोटा बंदूक वाला मोनू के पास जो मृत्यु का ऑरा है वही असाधारण है। और जयंत कपूर वो आदमी एक आर्थिक जादूगर है। अगर मैं किसी दिन अखबार में पढ़ूं कि किसी भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मंच पर अरबों अमेरिकी डॉलर कमाए हैं तो मैं शर्त लगाऊंगा कि वो वही है। यहाँ तक कि आचार्य ली तांग भी जितना लापरवाह वो आमतौर पर रहता है, उससे उलझना ठीक नहीं। उसकी युद्ध कला कितनी अच्छी है, इसे एक तरफ रख दें, सिर्फ उसकी फॉर्चून टेलिंग ही उसे भारत के बड़े समाज में जगह दिला सकती है। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे इंसान को नाराज नहीं करेगा। क्या पता वो तुम्हारी पूर्वजों की कब्रों में गड़बड़ कर दे, फिर तुम्हें बाहर अकड़ते हुए देखे। मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ सब वास्तु और फॉर्चून टेलर वालों के पीछे पड़े रहते हैं, अपने घरों के लिए शुभ जगह ढूंढने को बेचैन रहते हैं। मैंने पंजाब से एक बात सुनी थी जहां एक बैंकक्रप्ट बिजनेसमैन को एक वास्तु गुरु मिला जिसने मोटी फीस लेकर उसके लिए एक कीमती जगह ढूंढी। लेकिन गुरु ने कहा कि इसके लिए परसों दोपहर तक पूर्वज की कब्र को हटाना होगा, वरना 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। उस बिजनेसमैन के पास तो कोई पारिवारिक कब्र थी ही नहीं, तो उस रात वो अपने बूढ़े बाप के पीछे पड़ गया। अगले दिन उसे बेहोशी की दवा खिलाकर जिंदा दफना दिया। अपने पिता की हत्या के लिए उसने वास्तु गुरु को बहुत पैसा दिया, विजय सिंह ने कहा। तो ये वास्तु वाले, चाहे वे सफल हों या न हो, उन्हें हमेशा धन्यवाद दिया जाता है। वे कई व्यापारियों द्वारा पूजे जाने वाले जीवित भगवान बन जाते हैं, सभी रोज एक शुभ जगह ढूंढने के लिए बेचैन रहते हैं। हाँ, हम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अगर हमारे भाइयों को अपने पूर्वजों के लिए एक अच्छी जगह चाहिए तो एक विसल ही काफ़ी है। आचार्य ली तांग की टैलेंट की अतिशयोक्ति न करें, लेकिन शौर्य जगत में ये बात चलती है, स्वर्ग का हिसाब हो या पृथ्वी का, आचार्य ली तांग की भविष्यवाणी का कोई तोड़ नहीं। इस खजाने के साथ हमें मृत्यु के बाद की चिंता करने की जरूरत नहीं, वेदांत सिंह ने हंसते हुए कहा। हाँ, इतनी सब बातों के बाद मेरा मतलब ये है बॉस, आप सच में ज़बरदस्त हैं, विजय सिंह ने विश्वास से कहा, थम्स अप दिखाते हुए। भले ही हम एक दूसरे को भाई कहते हैं, हम सब जानते हैं कि कौन क्या है। आपके बिना नेतृत्व के मुझे लगता है कि हम सभी का कुछ खास नहीं होता। हम फटे हुए कागज़ की तरह हैं, सिर्फ तुम ही हमें जोड़ सकते हो। हाँ, हमें कैसे जोड़ूं? तुम कहते हो क्या आज रात किसी को हाथ चिपकाऊं? वेदांत सिंह जोर से हंसा। विजय सिंह एक पल के लिए हक्काबक्का रह गया, फिर वो भी हंस पड़ा। ठीक है, मुझे पता है मैं शानदार हूँ, मैं दुनिया का नंबर 1 चामा हूँ, लेकिन तुम मेरी ऐसी तारीफ नहीं कर सकते। मैं अहंकारी हो सकता हूँ, वेदांत सिंह ने नखरे से कहा। खास बॉस, मैं बस यूं ही बोल रहा था, मुझे गंभीरता से मत लेना, विजय सिंह ने ऑकवर्डनेस से अपना सिर खुजलाया। हट सामने से, तू भी विजय सिंह जैसा ही है। चला जा, मुझे गुस्सा मत दिला। वेदांत सिंह ने नाराज होकर उसे हाथ से हटाया।
धत तेरी की बातचीत इतनी अच्छी चल रही थी, कौन सोचता कि ये कमीना मजाक कर रहा था। मुख्यालय में एक दिन बिताने के बाद शाम को वह बाहर निकला तो विक्की और गैंग सभी साइकिलों पर उसका इंतजार कर रहे थे। बॉस, आज रात हम साथ में खाना खाएंगे? विक्की ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने तुमसे कहा था उसे मत बुलाओ, वो आज रात घर की देवियों के साथ खाएगा, हमारी उसे कोई परवाह नहीं होगी, जयंत कपूर ने बगल से टोका। जयंत कपूर का अननोइंग चेहरा देखकर वेदांत सिंह ने अपना फोन निकाला। मैं तुम्हें बता दूं, घर पर मैं स्वर्ग हूं, मैं पृथ्वी हूं, मैं उनकी कहानी हूं। मेरी चलती है, आज रात मैं भाइयों के साथ शराब पी रहा हूं। वेदांत सिंह ने अनिका रायचंद को फोन किया। अनिका, तुम लोग आज रात घर पर ही खाना खाओ, मेरा खाना तैयार करने की जरूरत नहीं है। अनिका रायचंद ने दूसरी तरफ से प्यार से कहा, रात में देर तक बाहर कहाँ, छोटी लड़कियों को ढूंढने की प्लानिंग है? हाँ, खास खास मैं लड़कियों के पीछे कैसे भाग सकता हूँ, मैं आचार्य ली तांग और दूसरों के साथ बाहर पीने की योजना बना रहा हूँ। वेदांत सिंह शर्माते हुए मुस्कुराया। अरे नहीं रितिका, तुमने वो पोशाक क्यों पहनी? नहीं नहीं, इसे बदलो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा उभार रही है, अनिका रायचंद ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। अरे नहीं रितिका, मेरे कपड़े मत खींचो, चुटकी मत काटो। रुको रुको, अनिका रायचंद की सांसें तेज होती सुनकर वेदांत सिंह की नसों में खून खौल उठा। वहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? ईशा और रितिका ने काली लॉन्जरे के दो सेट खरीदे हैं, वे लॉन्जरे शो कर रही हैं। रितिका ने तो मुझे अभी नंगा भी कर दिया। अरे रितिका, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ये चोली नहीं पहननी, मैं शर्मा रही हूँ। ठीक है वेदांत, मैं फोन रख रही हूँ, तुम अपना खाना खाओ, आज रात जल्दी घर आ जाना, ठीक है, लव यू। ये सब सुनने के बाद वेदांत सिंह अनिका रायचंद को चोली में देखकर वो तस्वीर दिमाग से नहीं निकाल पाया। अगर वो अभी वापस नहीं जाता तो क्या वो खुद से धोखा नहीं कर रहा होता? वे उसका खाना खाते हैं और उसकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि बिजली और कचरे के बिल भी उसी के नाम पर हैं। जल्दी फ़ायदा उठाने के लिए वापस जाना, क्या ये ज़्यादा था? अपना मन बनाने के बाद वेदांत सिंह ने शान से सबसे कहा, घर पर अपना बटुआ भूल गया, मैं बस उसे लेने वापस दौड़ रहा हूँ। तुम लोग मेरे बिना ही शुरू करो। छी, मुझे पता था बॉस को छुट्टी नहीं मिलेगी। जयंत कपूर खुद को रोक नहीं पाया और उसने कटाक्ष किया। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, बस खाना खाने चलते हैं। वेदांत सिंह अपनी गाड़ी में हवेली की तरफ तेजी से जा रहा था। जयंत कपूर के भड़कावे पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में तस्वीरें घूम रही थीं। एक पल में ईशा वो नटखट लड़की ब्रा में थी और अगले पल में रितिका की स्वस्थ लचीली त्वचा। लेकिन जो तस्वीर उसके विचारों पर हावी थी वह थी अनिका रायचंद एक लुभावनी चोली में शर्मीली और लाल होती हुई। ये सच में बहुत रोमांचक था। वेदांत सिंह सिर्फ सोचकर ही इसे मुश्किल से संभाल पा रहा था। अभी फोन पर कौन था? रितिका ने पूछा। नहाकर निकली थी और अपने नम बाल तौलिए से सुखा रही थी। तुम यहाँ आहें भर रही थी और कराह रही थी, क्या तुम बीमार हो या कुछ और? फोन पर वेदांत था। उसने कहा कि वह हमें छोड़कर लड़कियों को ढूंढने जाएगा, इसलिए मुझे खुद ही एक सीन बनाना पड़ा, अनिका रायचंद ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। क्या बकवास है वेदांत, हमारी पीठ पीछे लड़कियों को ढूंढने की हिम्मत करता है? चलो चलते हैं, आज रात हम घर पर नहीं खा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं। रितिका गुस्से से लाल होकर बोली। तेजी से हवेली वापस दौड़ने के बाद वेदांत सिंह ने अपनी मां की कसम, अफसोस हुआ कि वहां एक भी आत्मा नहीं थी। उसका फोन बजा और उठाते ही उसने कहा, तुम लोग अब कहाँ हो, घर पर कोई क्यों नहीं है? हमने सोचा कि तुम रात के खाने पर वापस नहीं आओगे तो हम बाहर खाना खाने चले गए। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? अनिका रायचंद ने भोलापन दिखाया। उसका खुद का लॉन्जरे शो, ओ वो बर्फसी गोरी जांघें, वो उभरते हुए वक्ष, सब उसके हाथ से निकल गए थे। आकाश स्वर्ग, मुझे सब कुछ फिर से करने का एक मौका दे पाता, मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी उस चाल में नहीं फंसूंगा और वापस नहीं आऊंगा। वेदांत सिंह, जो पहले अनिका रायचंद की नखरे भरी आवाज से पूरी तरह मोहित हो गया था, उस समय स्थिति की साउंडनेस पर विचार करने की सही मानसिक स्थिति में नहीं था। अब वापस लौटकर और खाली घर पाकर उसे स्वाभाविक रूप से एहसास हुआ कि उसे अनिका रायचंद की चालाक योजना का शिकार बनाया गया है। खाओ, आचार्य ली तांग और दूसरों ने मुझे रात के खाने के लिए बुलाया है, जाना होगा, अब फोन रख रहा हूं। वेदांत सिंह दुखी होकर लगभग रोते हुए बोला। कॉल खत्म होने के बाद रितिका ने स्वादिष्ट पनीर खाकर पूछा, वेदांत ने क्या कहा? उसने कहा कि वह बाहर खाना खा रहा है। उसने कहा कि हम अपना मजा करें और उसकी चिंता न करें, अनिका रायचंद ने अपने खाने से खेलते हुए बताया। रितिका ने सिर हिलाया, इस बात से अनजान कि वेदांत सिंह उस पल मिजरी से मर रहा था। वेदांत सिंह करवटें बदलता रहा, फिर उसे एक बहुत बहुत गंभीर समस्या का एहसास हुआ, खाना बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं बची थी। अगर वो कुछ खरीदने बाहर जाता तो उसे काफ़ी चलना पड़ता। दिल टूटा हुआ वेदांत सिंह ने इंस्टेंट नूडल्स से काम चलाने का फैसला किया। फिर फोन बजा। वेदांत सिंह ने उसे पकड़ लिया, आधी उम्मीद के साथ कि वो छोटी नटखट अनिका रायचंद है जो साफ दिल से माफ़ी मांगने और उसे वास्तव में रात के खाने के लिए इनवाइट करने के लिए कॉल कर रही है। इसके बजाय शिया तियान का फ़ोन था। हेलो, क्या हुआ शिया तियान? वेदांत सिंह ने फ़ोन का जवाब दिया। भाई वेदांत, क्या तुम अभी भी आ रहे हो? अगर नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर देंगे, शिया तियान ने कहा। पत्नी ने मेरे लिए घर पर दावत तैयार की है, इसलिए मैं उसकी दयालुता को नज़रअंदाज नहीं कर सकता।
तुम लोग बाहर मज़ा करो, हम किसी और दिन मिलेंगे। वेदांत सिंह उदास हो गया। हे बॉस, क्या तुम घर पर भाभी खा रहे हो या खाना? शियातियान ने अचानक शरारती अंदाज में छेड़ा। हट सामने से। इंस्टेंट नूडल्स तैयार करने के बाद वेदांत सिंह इतना बेचारा महसूस किया कि उसने 2 अंडे भी डाल दिए। उसे एक बहुत गंभीर बात का एहसास हुआ। बचपन में उदासी उसे लगभग मार डालती थी, लेकिन एक वयस्क के रूप में चाहे कितना भी दिल टूटा हो, वह अभी भी अपने लिए एक बोल नूडल्स बना लेता था और अंडे डालना नहीं भूलता था। छी छी, क्या ये बड़े होने की कीमत है? वेदांत सिंह एक बोल इंस्टेंट नूडल्स के साथ सोफे पर बैठा था। ये सोच रहा था कि जीवित रहे या मर जाए। तभी उसके पीछे से एक चीख सुनाई दी। वेदांत सिंह मुड़ा और ईशा को वहां फ्लश्ड चेहरे के साथ खड़ा देखा। उसे हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखें इतनी चौड़ी थी जैसे उसने कुछ अस्टॉनिशिंग देखा हो। वेदांत सिंह ने मन ही मन सोचा, क्या नूडल्स खाना सच में इतनी बड़ी बात है? अगर तुम्हें चाहिए तो और भी है पॉट में। तो तुम अनिका और रितिका के साथ खाना खाने बाहर नहीं गए? मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन सीनियर ब्रदर वेदांत, क्या तुम सच में स्वयंवर देखकर आत्मसंतोष कर रहे हो? ईशा ने अविश्वसनीय रूप से चिल्लाया, फिर बिजली की तेजी से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। हालांकि उसकी उंगलियां चौड़ी फैली हुई थीं, जो उसकी शर्मीलीपन को दिखा रही थी, फिर भी उत्सुकता से घूर रही थी। आत्मसंतोष? वेदांत सिंह हैरान रह गया। मैं आत्मसंतोष नहीं कर रहा हूं, मैं बस नूडल्स खा रहा हूं। मैंने जो देखा वो देखा, तुम्हारा हाथ ऊपर नीचे चल रहा था। अगर वो आत्मसंतोष नहीं है तो क्या है? ईशा ने मुंह फुलाया। उसे अपनी गर्लफ्रेंड्स द्वारा धोखे से दिखाई गई अश्लील फिल्में याद आ गईं, जिनमें एक महिला के सीन थे। वेदांत सिंह को लगा कि उसे गलत तरीके से मौत की सजा दी जाने वाली है। उसने अभी जो नूडल्स बनाए थे वे बहुत गर्म थे और उसने कभी खुद को लोहे का जबड़ा नहीं समझा था जो उन्हें तेजी से निगल सके। तो वो सोफे पर पालथी मारकर बैठा था, बोल को अपने पैरों के बीच रखा था और कुछ नूडल्स को ठंडा करने के लिए ऊपर नीचे कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी हरकत ईशा द्वारा आत्मसंतोष के लिए गलत समझी जाएगी, जिसकी इमेजिनेशन सच में काफी विविध थी। अपनी बेगुनाही साबित करने के प्रयास में वेदांत सिंह ने बोल उठाया और जोर से घोषणा की, ध्यान से देखो, ये इंस्टेंट नूडल्स हैं, आत्मसंतोष नहीं। ईशा ने उसे संदिग्ध नजरों से देखा, फिर पास आकर कहा कि वाकई अपराध का कोई सबूत न मिलने पर ओह माफ करना सीनियर ब्रदर वेदांत, लेकिन वो जेस्चर सच में अशोभनीय था। बस चुप हो जाओगी क्या? अगर मैं वो काम पहले कर भी रहा होता तो तुम्हारी चीखने की वजह से मेरा मन हट जाता। वेदांत सिंह ने पलटवार किया। ईशा वेदांत सिंह के साथ इस विषय पर और चर्चा नहीं करना चाहती थी। उसने वेदांत सिंह द्वारा बनाए गए नूडल्स को देखा और पूछा, सीनियर ब्रदर वेदांत, और नूडल्स है क्या? मैंने आज रात ज्यादा नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लगी है। बस पॉट से खुद ही ले लो, मैंने आज रात थोड़ा ज्यादा बना लिया था। खाने के बाद अनिका रायचंद और रितिका भी वापस आ गईं। वेदांत सिंह को बिस्तर पर लेटे हुए बेमतलब स्वयंवर देखते हुए देखकर अनिका रायचंद ने खुशी से कहा, तुम बाहर खाना खा रहे थे ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? खांस खाने के बाद आचार्य ली तांग और दूसरों को बार में जाना था। तुम्हें तो पता है मैं एक पारिवारिक आदमी हूं, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। वेदांत सिंह ने कंधे उचका दिए। छी, मैं तुम्हारे छोटे छोटे राज उजागर करके तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इज्जत बची रहने दूंगी। अनिका रायचंद ने खुद के लिए एक ग्लास पानी डाला। बेपरवाह होकर पूछा, तो जिन छोटी बहनों के साथ तुमने आज रात खाना खाया वो सुंदर थी, कोई छोटी बहनें नहीं थी? वेदांत सिंह गुस्से से चिल्लाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूं? मैं इतना प्योर हूं, इतना दयालु हूं, इतना सामाजिक रूप से रिस्पॉन्सिबल हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन कमीनों में से हूं जो दिन भर हरम और अयाशों के बारे में सोचते रहते हैं? लोगों के बारे में हमेशा बुरा सोचना बंद करो। मैं इस घर में तुम्हारे सभी खाने पीने और रहने का ध्यान रखता हूं, फिर भी तुम बिना किसी वजह के मुझे परेशान करने की हिम्मत करती हो। यह सही नहीं है। वेदांत सिंह गुस्से में कमरे में चला गया। ईशा ने वेदांत सिंह की जाती हुई पीठ को देखा और कहा, क्या सीनियर ब्रदर वेदांत सच में गुस्सा हैं? अगर वह कल सुबह हमें नाश्ता नहीं लाते तो क्या हम खुद नहीं बना सकते? अनिका रायचंद ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, चिंता मत करो, इस बार मैं जो नाश्ता बनाऊंगी वो निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। ईशा ने व्यक्तिगत रूप से उस भयानक खाना बनाने की कोशिश को देखा था और सोचकर ही कांप उठी, फिर अपने घर लौट गई। रितिका ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे कुछ काम निपटाना है इसलिए मैं बाहर जा रही हूं। तुम यहां अकेले टीवी देखती रहो। अचानक सब चले गए। अनिका रायचंद को परेशानी में अकेला छोड़ गए। अनिका रायचंद ने साइड हुए बुदबुदाया, तुम कमीने, अगर तुम अपने कमरे में वापस जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन रिमोट कंट्रोल साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? क्या कमीनापन है? वेदांत सिंह को इस बात की परवाह नहीं थी कि अनिका रायचंद बाहर उसकी बदनामी कर रही है। उसने रिमोट कंट्रोल ले ही लिया था। अब जो होगा सो होगा, इस बात से मुझे डर नहीं। इस एटीट्यूड को अपनाते हुए वेदांत सिंह ने अपने कमरे का दरवाजा कसकर बंद कर दिया ताकि अनिका रायचंद गुस्सा होकर चाकू लेकर उसे काट डालने न आ जाए। दरअसल वेदांत सिंह के कमरे में लौटने का एक कारण था। उसके फोन पर अभी अभी एक मैसेज आया था। ये शियातियान का था। ध्यान भटकाने और लड़कियों के जाल से बचने के लिए उसे ऐसा नाटक करना पड़ा जैसे वह बहुत गुस्से में हो। इस मौके का फायदा उठाकर ये देखने के लिए कि शियातियान ने क्या भेजा था।
मैसेज खोलने पर शिया तियान ने उसे काली जुराबों में 2 सीधी लंबी टांगों की तस्वीर भेजी थी जिसका कॉम्बिनेशन अवर्णनीय था। वेदांत सिंह ने अपनी लाड ली और जवाब दिया, आज रात प्यार भरी बातें करनी है। जैसे ही उसने अपना मैसेज भेजा फ़ोन बजा। हाँ, मुझे बहुत अकेला और ठंडा महसूस हो रहा है। क्या तुम आकर मुझे कंफर्ट नहीं दोगे? खालीपन, अकेलापन और ठंड महसूस होना इस बात का संकेत है कि तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ है। कल डॉक्टर को दिखाओ। वो मैसेज भेजने के बाद फ़ोन फिर बजा। वेदांत सिंह ने फ़ोन उठाया और कहा, क्या तुम्हें सच में प्यार भरी बातें करनी है? मेरी उम्र में मेरी भी ज़रूरतें हैं। पिछली बार गली में तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया था, मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा था। क्या तुम मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करते? शिया तियान ने धीमी मोहक अंदाज में अपनी आवाज़ में कहा। ये सुनकर वेदांत सिंह हैरान रह गया और कहा, मेरे बारे में ऐसा मत कहो वरना मैं तुम पर एक पवित्र युवा लड़के को उकसाने का आरोप लगाऊंगा। खिलखिलाहट, तुम और एक युवा लड़का, तुम्हारी जवानी अब जा चुकी है। शिया तियान की हंसी घुंघरुओं की तरह सुनाई दी। मुझे गंभीर बातें करनी है। मैं सच में तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, असहनीय रूप से। तुम मुझे कितना मिस करती हो? वेदांत सिंह ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हें इतना मिस करती हूँ कि मैंने एक चाबुक, चमड़े की पैंट और मोमबत्तियां तैयार रखी हैं। शिया तियान की आवाज़ में थोड़ी शर्मीलीपन था। धत तेरी की, मैं तुम्हारे साथ 20 साल से ज़्यादा से हूँ और मुझे अभी पता चल रहा है कि तुम इन चीज़ों में हो। वेदांत सिंह ने हैरानी से कहा। हाँ, मुझे खेलना पसंद है लेकिन मुझे रानी बनना ज़्यादा पसंद है। तुम मेरे गुलाम, अब आओ और मेरे पैर चाटो। शिया तियान ने रौब से घोषणा की। तुम गंदे गुलाम, क्या तुम अपनी रानी की महिमा में नहीं आना चाहते? वेदांत सिंह उसके शब्दों से हक्का बक्का रह गया। उसे मानना पड़ा कि उसके भीतर थोड़ी सी पीड़ा पाने की प्रवृत्ति थी और ऐसी प्रोवोकेटिव बात उसने पहले कभी नहीं की थी। अश्लील फिल्मों की बेतुकी बातें भी इतनी सीधी नहीं होती। जब वेदांत सिंह का दिमाग खाली हो गया था, शिया तियान की लुभावनी आवाज़ फिर से आई। तुम गंदे गुलाम, अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो तो मैं तुम्हें बेरहमी से चाबुक मारूंगी, तुम्हें ज़मीन पर लोटपोट कर दूंगी। क्या तुम मुझसे ज़बरदस्त बदला नहीं लेना चाहते? आओ मुझसे ज़बरदस्त बदला लो। शिया तियान, क्या हम आज रात एक बार के लिए नॉर्मल नहीं हो सकते? तुम्हें पता है मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, वेदांत सिंह ने कहा। उसकी इमेजिनेशन वाइल्ड हो रही थी। खिलखिलाहट, छोटे भाई तुम अब और नहीं झेल पा रहे हो। हाँ ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने अभी मेरी बात नहीं मानी। मैंने अब एक हीरा ढूंढ लिया है, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। जहाँ मर्जी जाओ। शिया तियान ने तिरस्कार से कहा। शिया तियान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे भविष्य में दोबारा मत दिखना वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। वेदांत सिंह ने दांत पीसते हुए दहाड़ा। दुनिया में ऐसा दुष्ट इंसान कैसे हो सकता है जिसने किसी की आग भड़काकर फिर उस पर सिर से पैर तक ठंडा पानी डाल दिया? तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, छोटे आदमी, शिया तियान ने हंसते हुए कहा, फिर फोन रख दिया। वेदांत सिंह अपनी अकड़ी हुई चीज को देखते हुए आंखों में आंसू लिए था। अब छोटा वेदांत फिर से सावधान की मुद्रा में खड़ा था, सो नहीं पा रहा था। एक ठंडे स्नान के बाद जिसने उसके दिल की आग थोड़ी बुझाई, उसने अपना लैपटॉप बिस्तर पर लिया और एक मशहूर फिल्म देखने लगा। इसी बीच इंदौर शहर के एक विला में आचार्य ली तांग सोफे पर पसरा हुआ था। उसके मुंह में सिगरेट लटकी थी। कह रहा था, बूढ़े मालिक अभी भी अफ्रीका में हैं, इसलिए बहुत से मर्सनरी को मदद के लिए नहीं बुलाया जा सकता। अब हम तीनों ही बॉस का साथ दे रहे हैं। साथ ही विजय सिंह और विक्की धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं। शूरा गठबंधन के ऊपरी स्तर अभी भी कुछ खाली खाली लग रहे हैं। हाँ, मुझे अब सबसे ज़्यादा चिंता अलायंस के फंड्स की है जो साथ नहीं चल रहे हैं। अगर यह सच में बढ़ता और फैलता है तो यह एक घातक घाव बन सकता है, जयंत कपूर ने शांति से कहा। देखो कि तुम कुछ और लोग यहाँ बुला सकते हो या नहीं। आखिरकार अगर वे हमारे अपने भाई नहीं हैं तो बाहर फील्ड वर्क में काम करते समय हमेशा कुछ अनसैटिस्फैक्टरी लगता है। आचार्य ली तांग ने अपने फ़ोन पर चैटिंग करते हुए सुझाव दिया। छोटा बंदूक वाला मोनू ने सिर हिलाया और बहुत देर तक सोचा। अपने हाथों में डेजर्ट ईगल पिस्तौल पोंछते हुए उसने कहा, बॉस के संप्रदाय या हमारे मर्सनरी से और लोग लाने के अलावा बाकी कोई भी इंदौर शहर के भंवर को झेल नहीं पाएगा। एक ज़रा सी गलती और वे चूर चूर हो जाएंगे। इसके अलावा बॉस अब इंदौर में बसने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा कि तुम जानते हो, इंदौर शहर में अब 3 स्थानीय संगठन हैं। एक है टाइगर गैंग, जिस पर मैंने किसी को रिसर्च करने को कहा है, उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए और वे इंदौर शहर का सबसे बड़ा गैंग है। दूसरा गैंग है जंगली भेड़िया गिरोह। जहां तक उनके बॉस की बात है, मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि वह कौन है। शायद कोई ऐसा नहीं जिससे आसानी से उलझा जा सके। मेरा अंदाज़ा और इंटेलिजेंस ये बताती है कि जंगली भेड़िया गिरोह 20 साल से भी कम समय पहले स्थापित हुआ था, जिसका मतलब है कि उनके पीछे कोई शक्तिशाली समर्थन ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा गैंग लीडर शायद मजबूत है, वरना वे टाइगर गैंग के मुंह से निवाला नहीं छीन पाते। जहां तक तीसरे बड़े गैंग की बात है, ये काफ़ी दिलचस्प है। तुम में से कोई भी अनुमान नहीं लगाएगा कि गैंग लीडर एक महिला है। छोटा बंदूक वाला मोनू एक पल रुका, फिर जारी रखा, यह महिला गैंग लीडर पहले एक काम करने वाली लड़की थी, लेकिन उसने किसी शक्तिशाली भगवान की अच्छी सेवा की होगी। उसे किसी से बढ़ावा मिला और वह सच में बड़ी बन गई। अब वह इंदौर शहर के सभी नाइट क्लब्स को नियंत्रित करती है। उसे रातरानी के नाम से जाना जाता है। हाँ, अगर वो एक महिला है तो मुझे पर्सनली एक्शन लेना पड़ेगा।
तुम लोगों को मेरी टैलेंट पर भरोसा करना होगा, बस 3 चाबुक से वो औरत सीधी हो जाएगी। आचार्य ली तांग जोर से हंसा। हम्फ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो औरत आसान है जिससे उलझा जा सके? जहां तक मुझे पता है वो दोनों तरफ झुकाव रखती है और एक बार में 3 पुरुषों के साथ खेलने का रिकॉर्ड भी रखती है। एक आदमी तो पिछली बार उसके साथ बहुत मजा करने से मर भी गया था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे गुर्दे उसकी तबाही को झेलने के लिए काफी मजबूत है? छोटा बंदूक वाला मोनू ने तिरस्कार से कहा। इस तरह का सौभाग्य मैं इसे अकेले कैसे एंजॉय कर सकता हूं? इसे ब्लैक ड्रैगन भाई को सौंपना बेहतर है। बस उसका गोरा सा चेहरा देखो, अगर उसे वहां भेज दिया जाए तो वो महिलाओं को आकर्षित करने वाला होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि वो औरत फंसेगी नहीं। ब्लैक ड्रैगन, वो औरत तुम्हारी है। बस अपनी दौलत और ग्लोरी का मजा लेते समय अपने भाई को मत भूलना। आचार्य ली तांग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं कहूं कि मैं अभी तुम्हारा छोटा भाई काटकर शराब में भिगोकर पीने वाला हूं? ब्लैक ड्रैगन ने दुश्मनाना अंदाज में जवाब दिया। आचार्य ली तांग 2 बार हंसा लेकिन कुछ नहीं बोला। जयंत कपूर ने बातचीत संभाली। यह तो बस शुरुआत है। इन गैंग्स के नीचे दर्जनों छोटे संगठन हैं और हमारा शूरा गठबंधन उनमें से एक है। लेकिन हमारी अंदरूनी शक्ति जबरदस्त है। हम सभी के इस समूह के साथ मुझे यकीन है कि कुछ समय बाद हम एक भीड़ जमा कर लेंगे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो तीनों हमें बढ़ने का समय देंगे? भर्ती करने और हथियार खरीदने की बात तो छोड़ ही दो, सिर्फ लोगों को ट्रेन करना एक बड़ा खर्चा है। खासकर बॉस द्वारा बनाए गए 4 दलों में श्वेत व्याघ्र संप्रदाय में ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन बाकी तीनों में से किसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है? मैंने थोड़ा हिसाब लगाया है, अभी मेरे सिंदूरी पक्षी संप्रदाय में 53 लोग हैं। हर एक व्यक्ति के ट्रेनिंग कोर्स का कितना पैसा लगता है? ऐसे ही हर दिन की ट्रेनिंग में निशानेबाजी के लिए 50 गोलियां चाहिए। काले बाजार से एक गोली खरीदने में 150 रुपये लगते हैं। तुम हिसाब लगा सकते हो कि मुझे एक महीने में कितना खर्चा करना पड़ता है, और यह भी मत भूलो कि मुझे उन्हें फील्ड कॉम्बैट और एम्बुश के स्किल्स भी सिखाने हैं। साथ ही मेरे हरित ड्रैगन संप्रदाय का खर्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसलिए सदस्य अक्सर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। मैं एक चिकित्सा संस्था स्थापित करने या खरीदने पर विचार कर रहा हूँ। एक तरफ ये हमारे भाइयों को झगड़ों में चोट लगने पर इलाज के लिए जगह प्रदान करेगा, दूसरी तरफ ये बुरी नीयत वाले लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। ब्लैक ड्रैगन ने कहा। पैसा पैसा पैसा, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इतना पैसा कहाँ से लाऊं? जयंत कपूर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। भले ही मेरे श्वेत व्याघ्र संप्रदाय को ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी कुछ ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो छोटे भाइयों को सजा देना सिखा सकें, और इन छोटे भाइयों को खुद में इतना मजबूत होना होगा कि वे गलतियां करने वालों को रोक सकें। अब तक मुझे केवल 7 या 8 संभावित उम्मीदवार मिले हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। तो तुम्हारी समस्याएं कुछ भी नहीं है। तुम्हें पैसे की जरूरत होती है तो पैसा मिलता है, लोगों की जरूरत होती है तो लोग मिलते हैं। अभी हमारे श्वेत व्याघ्र संप्रदाय में मैं ही एकमात्र सेनापति हूँ। कुछ दिनों में जब मैं बॉस से मिलूंगा तो मुझे उनसे कहीं से कुछ और लोग ढूंढने के लिए कहना होगा। आचार्य ली तांग ने फ्राउनिंग हुए कहा। संक्षेप में, हम एक ऐसा कारोबार है जो फलने फूलने का इंतजार कर रहा है। जयंत कपूर, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे लिए यह संभव है कि हम पहले कुछ चालाक अधीनस्थों को नियुक्त करें, फिर उनकी पहचान बदलकर उन्हें अलग अलग जगहों पर दुकानें या कंपनियां खोलने दें? आखिरकार अगर शूरा गठबंधन के उच्च अधिकारी ऐसे मामलों को संभालने के लिए बाहर जाते हैं तो इससे एक बड़ा बैकलैश हो सकता है। छोटा बंदूक वाला मोनू ने सुझाव दिया। बॉस भी यही सोचते हैं। हमें शुरुआत में काले की बजाय सफेद रास्ते पर चलने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस अवधि के दौरान शूरा गठबंधन में बड़ी मात्रा में फंड्स डाले जाएंगे। चाहे कंपनियां खोलना हो या दुकानें, हमें फैसला करने से पहले बॉस से चर्चा करनी होगी। अगर हम भेड़िया सरदार मर्सनरी ग्रुप से कुछ सदस्यों को खींच पाते तो हम अभी की तरह बंधे हुए नहीं होते और पहले ही शुरू कर चुके होते। आचार्य ली तांग ने डिस्कंटेंटमेंट से कहा। अरे वो छोटी बहन देखो, काफी सुंदर है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आज रात मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर आचार्य ली तांग अपने फोन के साथ चला गया। ब्लैक ड्रैगन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे टैलेंट चाहिए। यकीनन भविष्य में जब हम काम संभालने बाहर जाएंगे तो हमारे छोटे भाई सब भीड़ नहीं हो सकते। छोटा बंदूक वाला मोनू, अगर तुम्हें कभी फुर्सत मिले तो मेरे यहाँ आना और उन्हें कुछ कॉम्बैट टेक्निक्स सिखाना। आखिरकार खुद का बचाव करने के लिए एक स्किल्स होना किसी भी चीज से बेहतर है। ठीक है, लेकिन बॉस का विजय सिंह के हाथों से सैन्य शक्ति और अधिकार को इतने खुलेआम हटाने से क्या वो दोनों नाराजगी नहीं पालेंगे? छोटा बंदूक वाला मोनू ने पूछा। जरूर, जैसे तुम्हारे पास सोने का एक बड़ा टुकड़ा हो और अचानक कोई उसे एक पाव रोटी से बदल दे और फिर तुम्हारा सोना छीन ले। क्या तुम उस पाव रोटी को चबाते हुए खुश रहोगे? लेकिन बॉस के ऐसा करने के अपने कारण जरूर होंगे। अगर हम इसे नहीं समझ सकते तो अनुमान न लगाएं, कहीं चीजें और खराब न हो जाएं। जयंत कपूर ने कहा। अगली सुबह वेदांत सिंह ने आंखें खोलीं और दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही वो बाहर निकला उसने रितिका और ईशा को लिविंग रूम में चेस खेलते देखा, जबकि अनिका रायचंद कहीं नहीं थी।
हर दिन बस खाना और सोना, और क्या कर सकते हो? रितिका ने वेदांत सिंह को देखकर तिरस्कार से कहा। अगर वेदांत सिंह इस लड़की को हरा सकता तो वह उसे बहुत पहले बिस्तर पर फेंक देता और दिखाता कि वो और क्या कर सकती थी। अगर पिछली रात शिया तियान का फोन न होता जिसने वेदांत सिंह को करवटें बदलते रहने पर मजबूर किया, तो वह इतनी देर से नहीं उठता। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, घर पर खाना खत्म हो गया है, वेदांत सिंह ने चीखते हुए कहा। दोपहर के खाने में क्या खाएं? जबरदस्त, मैं चिकन सूप हॉटपॉट खाना चाहती हूँ, रितिका ने उत्साहित होकर हाथ उठाया। ईशा तुम क्या खाना चाहती हो? वेदांत सिंह ने सीधे रितिका के सुझाव को नज़रअंदाज कर दिया। गर्मी की तेज़ गर्मी में हॉटपॉट खाना, इस लड़की को गर्मी लगती तो ये बस पानी पी सकती थी, लेकिन उसका क्या, कौन उसे अपना शरीर ठंडा करने के लिए दे सकता था? मैंने सुना है कि पास में एक अच्छी चाय की दुकान है, हम वहाँ दोपहर का खाना खा सकते हैं, ईशा ने प्यारी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, तो उस चाय की दुकान पर चलते हैं, वेदांत सिंह ने रितिका की नाराज़ आंखों को नज़रअंदाज करते हुए फैसला किया। तीनों बिना गाड़ी के चले जब तक वे ईशा द्वारा बताई गई चाय की दुकान पर नहीं पहुंचे। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक नौकरानी की पोशाक में वेट्रेस ने झुककर प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। छोटे मालिकों, देवियों, वापस स्वागत है। ये क्या सब चल रहा है? हाँ, मैं अमीर हूँ और मेरे पास शक्ति है और मैं हैंडसम भी हूँ, लेकिन मुझे कभी छोटे मालिक कहकर नहीं बुलाया गया, खासकर एक नौकरानी की पोशाक में लड़की द्वारा। उसने जिस तरह से कहा उससे एक खास एहसास जुड़ गया। रहने दे गवार, रितिका ने वेदांत सिंह के शौक चेहरे को देखकर कटाक्ष किया। वो अभी भी वेदांत सिंह से इस बात पर बुरा मान रही थी कि उसने उन्हें हॉटपॉट खाने नहीं ले जाकर सीधे उसकी रिक्वेस्ट को टाल दिया था। क्या वह भी कोई ऐसी नहीं थी जिसकी बात पत्थर की लकीर थी जहां से वह आई थी? क्या आप तीनों कृपया मेरे साथ आएंगी? क्या आप एक प्राइवेट रूम पसंद करेंगी या मेन हॉल? नौकरानी की पोशाक में वेट्रेस ने धीरे से पूछा। प्राइवेट रूम में चलते हैं, वहां ज्यादा शांति रहती है, वेदांत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, प्राइवेट रूम का न्यूनतम चार्ज 888 रुपये है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 8888 ही क्यों ना हो। हम आज प्राइवेट रूम में ही बैठेंगे, रितिका ने रौब से कहा। मेरे पीछे उस आदमी को देखो, वो बड़ा खर्चा करने वाला है। अगर तुम उसकी नज़र में आ गई तो तुम्हें बाकी की जिंदगी में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। नौकरानी की पोशाक में वेट्रेस की आंखें एक पल के लिए चमक उठी, लेकिन उसने तुरंत अपना पहले वाला एक्सप्रेशन वापस पा लिया और धीरे से कहा, आप क्या मजाक कर रहे हैं सर? हमें काम के घंटों के दौरान ग्राहकों के साथ उलझने की परमिशन नहीं है। ये कहने के बावजूद जब वेदांत सिंह को एक प्राइवेट रूम में ले जाया गया तो एक कागज़ का टुकड़ा अभी भी उसके हाथ में आ गया। सिर्फ इसलिए कि उन्हें काम के दौरान शामिल होने की परमिशन नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि यह काम के घंटों के बाद नहीं हो सकता था, खासकर जब वेदांत सिंह के हाथ में रुद्राक्ष की माला काफ़ी कीमती दिख रही थी। प्राइवेट रूम की रंगीन सजावट को देखकर जो एक आरामदायक एहसास दे रही थी, वेदांत सिंह को पता था कि उसने आज जो पैसा खर्च किया वो वेल वर्थ इट था। कृपया ऑर्डर दें, मिस वेट्रेस ने मेन्यू टेबल पर रखते हुए कहा। यह वाला, यह वाला, यह वाला और यह वाला भी। रितिका का छोटा हाथ मेन्यू पर उड़ता रहा। वेदांत सिंह ने एक नज़र डाली और पाया कि कीमतें वाजिब थीं, 7-8 डिशेस मिलाकर बस कुछ 100 रुपये हुए। इंदौर शहर में ऐसी चाय की दुकान पर एक बार का खाना आसानी से 1000 से ज़्यादा का पड़ता था, जो अमीर और आम आदमी के बीच का अंतर दिखा रहा था। एक अमीर व्यक्ति के एक बार के खाने का खर्चा हर रोज़ कड़ी मेहनत करने वाले किसी व्यक्ति की पूरे महीने की कमाई के बराबर हो सकता है, लेकिन ये चाय की दुकानें खासकर उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई थीं जो मध्यम वर्गीय जीवनशैली अपनाना चाहते थे। अगर तुम आज खुश नहीं हो तो कुछ और ऑर्डर कर लो, वेदांत सिंह ने प्राइवेट रूम में टीवी चालू करते हुए कहा। मैंने उस पेज से पहले जो डिशेस बताई थी उनमें से कोई नहीं चाहिए, मुझे बाकी सब में से एक एक लाओ, रितिका ने मुंह फुलाया। तो मुझे यहाँ की सबसे महंगी 3 ड्रिंक्स दो, ऑर्डर नोट करने के बाद वेट्रेस ने कहा। मिस, आपने कुल 28 डिशेस ऑर्डर की हैं जो 3895 रुपये की बनती हैं। हे भगवान, वेदांत सिंह को लगा कि उसे ठगा गया है। उसने लापरवाही से वह बात क्यों कही, लेकिन अब जबकि ऑर्डर दिया जा चुका था उसे कैंसिल करना बुरा लगेगा, इसलिए वह लाचार होकर अपने कंधे उचका सकता था। इस चाय की दुकान की सच में अपनी खासियतें हैं, वेदांत सिंह ने एप्रिशिएशन के साथ कहा। इस तरह का रेस्टोरेंट जापान से शुरू हुआ, एक ऐसा देश जहां कार्टून तेजी से बढ़ रहा है। नतीजतन कार्टून संस्कृति से कई अलग अलग बिजनेस उभरे हैं और नौकरानी थीम वाली चाय की दुकानें उनमें से एक हैं। बस भारतीय लोग आमतौर पर ज़्यादा आरक्षित होते हैं, मिस कहकर बुलाना भी कई बार अजीब लगता है। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं जापान गया था वहाँ की मेड कैफ़ेज़ में सच में स्वामी और स्वामिनी कहकर बुलाते नहीं थकते थे, ईशा ने हंसते हुए कहा। जापान में सब कुछ ग्रेट नहीं है, लेकिन वे हमेशा ये अजीबोगरीब चीज़ें निकाल ही लाते हैं। बस ये खास तरह के कॉन्सेप्ट हमारे देश में भी पॉपुलर हो रहे हैं, वेदांत सिंह ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। हमारे लोग दुनिया भर से सब कुछ कॉपी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ऊपरी दिखावा करते हैं, सार नहीं सीखते। अंत में हम बस एक अजीब नकल बनकर रह जाते हैं, ईशा ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन ये राष्ट्रीय संस्कृति से भी संबंधित है। मैं यह नहीं कह रही कि हमारे लोग बुरे हैं, बस कुछ चीज़ें ठीक से फिट नहीं बैठती।
वेदांत सिंह ने सिर हिलाया और कमरे में टीवी पर स्थानीय समाचार देखता रहा। तभी स्टाफ ने एक रिपोर्ट सौंपी जिससे समाचार प्रस्तोता गंभीर हो गया और कहा, आज दोपहर इंदौर शहर के फूलबाग मार्ग पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक में डकैती हुई है। मौके पर मौजूद हमारे स्टाफ से मिली जानकारी के अनुसार स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। हम अब मौके पर लिव कवरेज के लिए स्विच कर रहे हैं। कैमरा फूलबाग मार्ग पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की ओर शिफ्ट हो गया। फुटेज में फूलबाग मार्ग अब कड़ी सुरक्षा घेरे में था। बैंक के प्रवेश द्वार के चारों ओर कई पुलिस अधिकारी थे। अंदर मौजूद अपहरणकर्ताओं से तरह तरह की बेतुकी बातें कर रहे थे। संक्षेप में, आत्मसमर्पण करने पर माफी का लालच और इनेविटेबल सजा की धमकी के बीच बदल रहे थे। वेदांत सिंह ऐसे बेतुके संवादों से थक चुका था। साफ है कि लुटेरे मरने के लिए तैयार थे। कोई भी समझदार व्यक्ति डकैती के बीच में अपने हथियार फेंककर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अचानक बैंक के अंदर से गोलियों की आवाज आई और एक आदमी ने एक बच्चे का सिर पकड़े हुए चिल्लाया, मुझे 10 मिनट के अंदर बैंक की छत पर एक हेलीकॉप्टर चाहिए। अगर हमें 10 मिनट में हेलीकॉप्टर नहीं दिखा तो हम हर मिनट एक व्यक्ति को मारेंगे। बच्चे का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और अपहरणकर्ता ने उसे जबरदस्ती पकड़ रखा था। बाहर मौजूद पुलिस वाले निशानेबाजों के साथ साफ तौर पर तैयार थे, लेकिन लुटेरे की फायदेमंद स्थिति और बच्चे को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने से उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था। बच्चा इस पल रोया नहीं, इसलिए नहीं कि वह डरा नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह इतना डरा हुआ था कि रोना भी नहीं जानता था। बाहर कुछ शब्द चिल्लाने के बाद अपहरणकर्ता बैंक के अंदर रिट्रीटेड हो गया। एक पुलिस अधिकारी लाउडस्पीकर पकड़े हुए चिल्लाया, हम आपकी डिमांड्स अपने सीनियर अधिकारियों को बताएंगे, लेकिन क्या आप कृपया कुछ बंधकों को पहले छोड़ सकते हैं। शब्द अभी मुंह से निकले ही थे कि अपहरणकर्ता ने लाउडस्पीकर वाले अधिकारी पर गोली चला दी। उसे निशाना चूक गया और सीढ़ियों पर लग गई। अधिकारी ने जवाब में लाउडस्पीकर को पुलिस अधिकारियों की भीड़ में वापस फेंक दिया। पीछे एक मोबाइल वैन के अंदर इंस्पेक्टर विनोद ने फ्राउन किया और कई सीनियर अधिकारियों के साथ फंसे हुए लोगों को कैसे बचाएं इस पर चर्चा की। इंस्पेक्टर विनोद ने बैंक के पीछे के एंट्रेंस के मैप पर उंगली उठाई और गहरी आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि पीछे के दरवाजे से घुसकर बंधकों को सुरक्षित करना संभव है? नहीं, इससे अपहरणकर्ताओं को घबराहट हो सकती है और अगर हम अंदर नहीं घुस पाते तो बंधक उनके गुस्से का शिकार बन सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यह नहीं चलेगा, वह नहीं चलेगा, तो मुझे बताओ कि हम कैसे अंदर घुसे। इंस्पेक्टर विनोद ने मेज पर हाथ पटका और चिल्लाया, मेरे लिए एक परफेक्ट योजना लाओ। उसके चिल्लाने के बाद सभी अधिकारियों ने अपने सिर नीचे कर लिए, जिससे इंस्पेक्टर विनोद और गुस्सा हो गया। उसने अपनी पेन फेंक दी और कहा, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर हम उस समय से ज्यादा लेते हैं तो लुटेरों का धैर्य निश्चित रूप से जवाब दे जाएगा। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं एक ठोस रणनीति लेकर आने के लिए। क्या होगा अगर हम सिर्फ लुटेरों की डिमांड्स मान लें? एक अधिकारी ने टेंटेटिवली सुझाव दिया। बिल्कुल नहीं। अगर हम अपराधियों के दबाव में झुक गए तो इंदौर शहर की पुलिस फोर्स कानून प्रवर्तन समुदाय में कैसे खड़ी रहेगी? इसके अलावा हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, हम हेलीकॉप्टर कहां से ढूंढेंगे? एक और पुलिस अधिकारी खड़ा होकर बहस करने लगा। इंस्पेक्टर लगता है जयंती समूह की मिस अनिका बैंक के अंदर हैं, एक पीले चेहरे वाले पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट किया। धत तेरी की! इंस्पेक्टर विनोद ने मेज पलट दी। उसकी आंखें अंगारों से जल रही थीं क्योंकि उसने सीनियर अधिकारियों को घूर कर दहाड़ा, अब तुरंत एक सॉल्यूशन निकालो, पहले उन अपहरणकर्ताओं को शांत करो। लाचार महसूस करते हुए इंस्पेक्टर विनोद सिर्फ वेदांत सिंह को फोन कर सकता था। ये खबर सुनकर वेदांत सिंह गुस्से से आग बबूला नहीं हुआ, बल्कि उसने बस इतना कहा कि अपहरणकर्ताओं को शांत रखो क्योंकि वह जल्द ही पहुंच जाएगा। फिर भी इंस्पेक्टर विनोद पर दबाव बहुत ज्यादा था। उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वेदांत सिंह गुस्सा हो जाता। डर ये था कि अगर वेदांत सिंह को ये घटना याद रही और वह बाद में बदला लेगा। अनिका इस बैंक में है, मुझे जाकर देखना होगा। वेदांत सिंह ठंडा लहजा लिए खड़ा हो गया। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। रितिका भी चिंतित स्वर में खड़ी हो गई। भले ही वे कुछ दिनों से साथ थे, पर महिलाओं की दोस्ती अजीबोगरीब तेजी से होती है। वे कुछ ही दिनों में गहरी सहेलियां बन गई थीं। अब अनिका सबसे खतरनाक जगह पर थी और वे भी बेचैन महसूस कर रही थीं। जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो और शांत रहो। अगर तुम मेरे साथ आती और कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देता? वेदांत सिंह ने कहा और बाहर दौड़ पड़ा। एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को ठंडे स्वर में रुपयों का एक बंडल फेंकते हुए बोला, फूलबाग मार्ग पर भारतीय स्टेट बैंक। भैया, वहां तो इस वक्त डकैती हो रही है, आप वहां क्या करने जा रहे हैं? ड्राइवर ने वेदांत सिंह को संदेह भरी नजरों से देखा। साफ था कि उसने वेदांत सिंह को डकैत का साथी समझ लिया था। मेरी गर्लफ्रेंड बैंक के अंदर है, मुझे अभी वहां पहुंचना होगा, वेदांत सिंह ने कहा। ठीक है, फिर मैं जल्दी पहुंचाता हूं। ड्राइवर सीधा साधा था। ये जानते हुए कि वेदांत सिंह बेताब है, उसने लाल और हरी बत्तियों की परवाह किए बिना चौराहों को पार करते हुए तेजी से गाड़ी चलाई। 20 मिनट का सफर 10 मिनट में तय हो गया। गाड़ी से उतरने से पहले वेदांत सिंह ने अपने वॉलेट से सारे पैसे निकाले और कहा, धन्यवाद, ये पैसे जुर्माने के लिए रख लेना। ये कहकर वो पुलिस अधिकारियों की भीड़ की ओर बढ़ गया। एक कनिष्ठ अधिकारी ने वेदांत सिंह को रोका और कहा, श्रीमान, अंदर डकैती हो रही है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है।
मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है, वेदांत सिंह ने भौहें सिकोड़कर कहा। हम उम्मीद करते हैं कि आप पुलिस बल पर भरोसा करेंगे, हम निश्चित रूप से आपकी गर्लफ्रेंड को बचा लेंगे, कनिष्ठ अधिकारी ने वेदांत सिंह की आंखों में ईमानदारी से देखते हुए कहा। मिस्टर वेदांत, आप आ गए, इंस्पेक्टर विनोद ने वेदांत सिंह को बेचैनी से टहलते हुए देखकर राहत की सांस ली। अभी क्या स्थिति है, क्या आपने अपहरणकर्ताओं के साथ शर्तें तय कर ली है? वेदांत सिंह ने आंखें सिकोड़कर बैंक की तरफ देखते हुए पूछा। अभी नहीं, राय एक जैसी नहीं है, इसलिए हम अभी भी एक सटीक योजना बना रहे हैं। एक सटीक योजना? जब तक तुम लोग एक योजना बनाओगे तब तक अनिका कई बार मर चुकी होगी। वेदांत सिंह अपने दिल में पनप रहे गुस्से को दबा नहीं सका और चिल्लाया, पास के एक बिजली के खंभे पर जोर से मुक्का मारा। मिस्टर वेदांत, मुझे पता है कि आप बेचैन हैं, लेकिन बेचैन होने से कोई फायदा नहीं। अभी हमें ध्यान से सोचना चाहिए कि अनिका को कैसे बचाएं। वेदांत सिंह ने गहरी सांस छोड़ी, अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने इंस्पेक्टर विनोद और उनके पीछे खड़े वरिष्ठ अधिकारियों के समूह को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि अनिका को कुछ न हो, वरना इसके नतीजे तुम लोग भुगत नहीं पाओगे। पुलिस अधिकारियों को पलटवार करते देख वेदांत सिंह ने अपना भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का पहचान पत्र उनके सामने फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, मुझ में तुम सबको नीचा दिखाने की क्षमता है, मेरी सामर्थ्य पर संदेह मत करना। पुलिस अधिकारियों ने वेदांत सिंह के पहचान पत्र पर राष्ट्रीय शब्द देखते ही चुप्पी साध ली। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के किसी व्यक्ति को कौन भड़काने की हिम्मत करेगा? किसी दिन तुम पर न जाने कहां से कोई आरोप लग सकता था और तुम अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं कह पाते, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो एक विशेष स्वतंत्र इकाई है जिसका किसी से कोई निहित स्वार्थ नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप अंदर के बंधकों को सुरक्षित बचा लेंगे, अभी तुरंत। यह आपको समझना चाहिए कि अंदर के लुटेरों के पास हथियार हैं और हमारी कोई भी लापरवाही उनके बेकाबू पलटवार का कारण बन सकती है। एक उच्च स्तरीय अधिकारी झिझकते हुए आगे आया और बोला, तो तुम कहना क्या चाहते हो? वेदांत सिंह ने बेपरवाही से कहा। कहीं तुम बचाव को हार मानने की बात तो नहीं सोच रहे? बेशक नहीं, ये तो नामुमकिन है। अभी हमारी चिंता यह है कि लुटेरे बंधकों को मार सकते हैं, जिससे पुलिस प्रणाली की बदनामी होगी और समाज व मीडिया की निंदा होगी, उच्च स्तरीय अधिकारी ने आगे कहा। अगर हमें बंधकों को बचाना है तो हमें एक सटीक योजना बनानी होगी। मैंने इंदौर सैन्य क्षेत्र से पहले ही संपर्क कर लिया है और उन्होंने कहा है कि वे इस अभियान में हमारी सहायता के लिए एक विशेष दस्ता भेजेंगे। इंस्पेक्टर विनोद ने बात काटी, समय के हिसाब से वे जल्द ही पहुंचने ही वाले होंगे। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, सैनिकों की एक टीम एक मिलिट्री ट्रक से कूदकर पास के खुले मैदान में इकट्ठा हो गई। ट्रक की यात्री सीट से उतरते हुए एक हट्टा कट्टा सिपाही ने वेदांत सिंह को देखकर सलाम किया और कहा, मिस्टर वेदांत, आपको देखकर अच्छा लगा। नाइट लेपर्ड टीम तैयार है और अभियान में शामिल होने के लिए तैयार है। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? हम पहले नहीं मिले हैं न। जब आपने पिछली बार ड्रैगन सूची पर अपना शौर्य दिखाया था तब मैं किनारे से उसे देखने के लिए सौभाग्यशाली था। सिपाही ने वेदांत सिंह से हाथ मिलाया और कहा, कर्नल माओशान, नाइट लेपर्ड टीम का कप्तान, कृपया हमें बताएं कि अभियान कैसे आगे बढ़ाना है। वेदांत सिंह ने बैंक का नक्शा जमीन पर बिछाया, सैनिकों की कतार को देखा और चिल्लाया, अपहरणकर्ता अभी अंदर हैं, आप लोग बंधकों को बचाने के लिए यहाँ हैं। लुटेरों के पास घातक हथियार हैं। अगर आप अभी पीछे हटना चाहते हैं तो मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप लड़ाई के दौरान हमें रोकेंगे तो बाद में हिसाब बराबर करने के लिए मुझे दोष मत देना। ये सिपाही वेदांत सिंह को एक्शन में नहीं देख पाए थे और कुछ झिझक रहे थे, लेकिन कर्नल माओशान ने उसे देखा था और अपने परिवार के सूत्रों से जानता था कि वेदांत सिंह कभी दुनिया के शीर्ष 3 भेड़िया सरदार मर्सनरी ग्रुप का नेता था। इसलिए उसने तुरंत टीम की पूरी कमान वेदांत सिंह को सौंप दी। ठीक है, लगता है कोई पीछे नहीं हट रहा है, तो चलो अभियान के लिए कार्य सौंपना शुरू करते हैं। आप 13 लोग हैं और जिस स्थिति में आप बाएं से दाएं खड़े हैं वही इस कार्रवाई के लिए आपका सांकेतिक नाम होगा। विनोद अंकल, कृपया उन्हें बैंक के अंदरूनी हिस्से के बारे में समझाना शुरू करें। जानकारी देने के लिए अपनी जगह छोड़ते हुए वेदांत सिंह ने एक कटार उठाई और उसे ध्यान से साफ करने लगा। संक्षेप में कहूं तो आपका मिशन बेहद मुश्किल है। अंदर 5 लोग हैं, जिसका मतलब है कि अलग अलग तरह के हथियार हैं। जहां तक हमें पता है वे लॉबी के कोनों में बिखरे हुए हैं। अंदर 21 बंधक हैं और मुझे उम्मीद है कि जब आप धावा बोलेंगे तो उनकी सुरक्षा पर खास ध्यान देंगे। इंस्पेक्टर विनोद ने 13 सैनिकों को झुककर सलाम किया और आगे कहा, अब हम इस बैंक की अंदरूनी संरचना समझाने के लिए 1 मिनट लेंगे। ये बैंक 3 हिस्सों में बंटा हुआ है, लॉबी, तिजोरी और सामान कक्ष। उनकी सीमित संख्या के कारण लुटेरे मुख्य रूप से लॉबी में केंद्रित हैं, इसलिए आपका घुसने का एकमात्र रास्ता सामान कक्ष से है। वहां एक पीछे का दरवाजा है, जहां तक हमें पता है लुटेरों द्वारा पहरा नहीं दिया जा रहा है। आपको बस चुपचाप अंदर घुसना है, लॉबी तक पहुंचना है और लुटेरों को काबू करना है, इंस्पेक्टर विनोद ने समझाया। ठीक है, किसी को कोई सवाल हो तो अभी पूछो, वेदांत सिंह ने कटार को अपनी कमर में खूंजते हुए कहा। अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम अभी अभियान शुरू करेंगे। कर्नल माओशान के आदेश पर सैनिकों ने अपने साथ ले जाए गए हथियारों की जांच शुरू कर दी। उनके बंदूक चलाने और चाकू पलटने के तरीकों ने नौसिखिए युवा पुलिस अधिकारियों को हैरान कर दिया।
उन्हें एहसास हुआ कि यह असली ताकत थी। उन्हें विश्वास हो गया कि अगर वे झुंड में भी हमला करते तो शायद इन 13 लोगों को हरा नहीं पाते। अब मेरे पीछे आओ। वेदांत सिंह ने डेजर्ट ईगल पिस्तौल पकड़ी हुई थी। वह 13 आदमियों और माओशान को बैंक के पीछे के दरवाजे की ओर धीरे धीरे ले गया। पीछे के दरवाजे तक सफलतापूर्वक पहुंचकर वेदांत सिंह निगरानी रखने के लिए दीवार फांदकर दूसरी तरफ गया। किसी पहरेदार को देखने के बाद उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और 14 आदमियों के अंदर जाने के बाद वे सभी आड़ लेने के लिए अपनी जगह ढूंढने लगे। पीछे के दरवाजे से बैंक में घुसने पर एक रास्ता था और आश्चर्यजनक रूप से वहां एक लुटेरा तैनात था। वेदांत सिंह ने सबको रुकने का इशारा किया, जबकि उसने खुद अपनी कमर से एक कटार निकाली। उसका वजन अपने हाथ में महसूस किया और सर से उसने उसे लुटेरे के सिर पर फेंकी, ठीक भौहों के बीच लगी। बदनसीब लुटेरा तुरंत वेदांत सिंह के वार से मर गया। उसे पता भी नहीं चला कि वह कैसे मरा। वेदांत सिंह ने आगे बढ़ने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद वह खतरे की जांच करने के लिए रुक जाता। 3 मिनट की सावधानी से आगे बढ़ने के बाद वेदांत सिंह और उसके साथी आखिरकार लॉबी तक पहुंचे। लॉबी को सामान कक्ष से अलग करने वाले दरवाजे को देखते हुए वेदांत सिंह झिझक गया। दरवाज़ा संकरा था और अगर वे ज़बरदस्ती घुसते भी तो एक बार में केवल 13 आदमी ही अंदर जा पाते। लेकिन चूंकि अंदर के लुटेरों ने बंधकों को पकड़ रखा था, वेदांत सिंह ने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। इसका इस्तेमाल करो। कर्नल माओशान ने अपनी जेब से एक च्यूइंग गम का टुकड़ा निकाला और कहा, क्या तुम इस वक्त मुझे च्यूइंग गम दे रहे हो? क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं बाहर जाकर लुटेरों को दोस्ती के प्रतीक के तौर पर च्यूइंग गम पेश करूं? लेकिन वेदांत सिंह को जल्दी ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि गम आम से ज्यादा भारी लग रहा था। वो समझ गया, यह एक च्यूइंग गम बम था। बस कुछ बार चबाने और कुछ सेकंड बाद इसका असर C4 जैसा होता। ऐसे छोटे विस्फोटक उपकरण कुछ संगठन पसंद करते थे, क्योंकि कोई भी अपने बगल वाले व्यक्ति पर जिसके पास गम हो विद्रोही होने का संदेह नहीं करता। ये बम कितनी मोटी दीवार उड़ा सकता है? वेदांत सिंह ने पूछा। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि कर्नल माओशान के पास ऐसा होशियार गैजेट होगा। ये शानदार था। हे 10 मीटर कोई समस्या नहीं है, कर्नल माओशान ने हल्की हंसी के साथ कहा। अगर समय सही रहा तो शायद इस दीवार को भी गिराना मुमकिन हो सकता है। वेदांत सिंह ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं इस दीवार के पीछे बम चिपका दूंगा। एक बार जब यह फटता है तो हमें तेजी से धावा बोलना होगा और लुटेरों को काबू करना होगा। याद रखना, अफरातफरी में हमें बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अगर एक भी बंधक मर जाता है तो हमारा अभियान असफल माना जाएगा। वेदांत सिंह ने गम को 2 बार चबाया, फिर उसे दीवार पर चिपका दिया। सभी 15 आदमियों ने कान के कवर पहन लिए, जिनका वे लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि धमाके की लहर से उनके कान के पर्दे सुरक्षित रहें और वे अक्षम न हों। वेदांत सिंह और टीम को कान के कवर पहनने के बारे में पता था, लेकिन लुटेरों को कोई इल्म नहीं था। वे बंधकों के सामने खड़े थे, शेखी बघार रहे और धमकियां दे रहे थे। अगले ही पल उन्हें हैरान होकर पता चला कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उनके सिर घूम गए, उनके कदम डगमगाए और उन्हें हल्का चक्कर महसूस हुआ। पहला लुटेरा जिसने कुछ गड़बड़ महसूस की, उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वेदांत सिंह अंदर घुस गया उसे तुरंत सिर में गोली लगी। बचे हुए लुटेरे समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया था जब उन्होंने वेदांत सिंह और उसकी टीम को अंदर दौड़ते देखा। बाहर की पुलिस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थी और असली खेल तो इन आदमियों के साथ था। वेदांत सिंह और उसकी टीम तेजी से अंदर घुसी और मानवीय तरीके से लुटेरों को निपटाया। 2 को काबू करने के बाद उन्होंने देखा कि एक लुटेरा बंदूक का इस्तेमाल करके एक महिला के सिर पर दबा रहा था, उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इस वक्त वेदांत सिंह ने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लुटेरे ने अनिका को पकड़ रखा था, जिसका लुटेरे की बाह से गला दबाया जा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वेदांत सिंह को देखकर अनिका भावुक हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसे उसके अपहरण के बारे में पता था और उसने बचाव का इंतजाम किया था। अगर वे इतनी गंभीर स्थिति में नहीं होते तो वह वेदांत सिंह पर एक भावुक चुंबन के साथ खुद को फेंक देती। उसे छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, वेदांत सिंह ने कड़े लहजे में कहा। दफा हो जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास करूंगा? लुटेरा गुस्से में चिल्लाया, लगातार गाली दे रहा था। मुझसे दूर रहो वरना मैं गलती से गोली चला दूं। वेदांत सिंह ने देखा कि कर्नल माओशान और अन्य लोगों ने सभी बंधकों को सफलतापूर्वक बचा लिया था। शांत रहते हुए उसने कहा, घबराओ मत, मैं अपना वादा निभाऊंगा। अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। दफा हो जाओ, दूर रहो और गलती से गोली न चल जाए, इस बात का ध्यान रखना, लुटेरे ने चेतावनी दी। वेदांत सिंह को लगातार आगे बढ़ते देखकर वह साफ डरा हुआ था। उसके वीर तरीके से घुसने ने लुटेरे को खास तौर पर चौकन्ना कर दिया था। माओशान, तुम पहले बाहर जाओ, वेदांत सिंह ने अपनी बंदूक तैयार रखते हुए कर्नल माओशान से कहा। माओशान ने लुटेरे पर आंखें सिकोड़ी, आखिरी बार देखा और अपनी टीम के साथ चला गया। वेदांत सिंह ने अपनी बंदूक जमीन पर फेंक दी और कहा, देखो मैं कितना सच्चा हूं, मैंने अपने सारे हथियार फेंक दिए हैं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लोग मुझे ईमानदार लड़का कहते हैं, तो क्यों न हम ठीक से बात करें? दफा हो जाओ, मुझे एक हेलीकॉप्टर दो और मैं इस महिला को छोड़ दूंगा।
वरना हम में से कोई भी आसानी से नहीं छूटेगा, लुटेरे ने कहा। अनिका पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत करता जा रहा था। अनिका को लगभग गला घोंटकर मरते देखकर वेदांत सिंह बेहद बेचैन था। अगर वो अपनी गति से तुरंत लुटेरे को अक्षम नहीं कर पाता तो नतीजे अनिका की जान होते। वो उसे चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकता था, जरा भी नहीं। ठीक है, मैं किसी को तुरंत हेलीकॉप्टर लाने के लिए कहता हूं, लेकिन कृपया कुछ जल्दबाजी मत करना। वेदांत सिंह ने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और इंस्पेक्टर विनोद को कॉल किया। तुम्हें मुझे अभी हेलीकॉप्टर देना होगा, तुरंत। इंस्पेक्टर विनोद के सहमत होने के बाद वेदांत सिंह गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, देखो मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर दिलवा रहा हूं। क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर सकते हो? अगर हेलीकॉप्टर आने से पहले बंधक मर जाती है तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा है न। पल भर सोचा, लुटेरे ने अनिका पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। उसे सामान्य रूप से सांस लेते देखकर राहत महसूस करते हुए वेदांत सिंह ने देखा कि लुटेरे ने अपनी बंदूक तान दी और कहा, पैसे का वो थैला मेरे पास लाओ। मन ही मन वेदांत सिंह ने लुटेरे के बेकार के लालच पर मुस्कुराया। भले ही वो मन ही मन लुटेरे को सिर से पैर तक गाली दे रहा था, लेकिन अनिका उसके हाथों में थी। वेदांत सिंह के पास लुटेरे की मांगे मानने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। वेदांत सिंह पैसों का एक बोरा लेकर आगे बढ़ा और उसे लुटेरे के सामने ऊपर उठाया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम हमें क्यों लूट रहे हो? मैं लगभग भूख से मर रहा हूं, अगर नहीं लूटूंगा तो और क्या करूं? कचरे में से खाना ढूंढूं? लुटेरा वेदांत सिंह के ऐसे बेवकूफाना सवाल पूछने पर चिल्लाया। आजकल पैसे कमाना मुश्किल है और खाना घटिया है। अगर मैं आसान रास्ता अपना सकता हूं तो क्यों नहीं अपनाऊंगा? ऐसी साफ साफ अय्याशी लोग बिना मेहनत किए अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तुम उन्हें कहीं भी रख दो, वे हमेशा नीच आदमी ही रहेंगे। जैसे ही वेदांत सिंह अनिका को बचाने के बारे में सोच रहा था, उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और वह अचानक बोल पड़ा, तुम्हारे पीछे कोई है? बेवकूफ़, ये ट्रिक तो इतनी पुरानी हो चुकी है। लुटेरा वेदांत सिंह की समझदारी पर तिरस्कार करने ही वाला था कि अचानक उसकी दुनिया घूमने लगी और फिर उसने अपना शरीर देखा, सिवाय इसके कि उसका शरीर बिना सिर का क्यों था। ओह हाँ, उसका सिर जमीन पर था, उसे सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। कहते हैं पुराने जमाने में एक तेज तलवार से तुम्हारा सिर जमीन पर रह जाता था और तुम फिर भी अपना शरीर देख पाते थे। वह कहावत बिल्कुल सच थी। वेदांत सिंह ने हैरान होकर एक स्वर्ग से उतरती हुई देवी को देखा जो एक पतली तलवार चला रही थी और एक ही वार में उसने लुटेरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर देवी ने अनिका को, जो लगभग गिरने वाली थी, पकड़ लिया और कहा, ये लड़की बुरी नहीं है। वेदांत सिंह कसम खा सकता था कि उसने उस दिन सचमुच एक देवी देखी थी। जो भी अब से उसके सामने कहेगा कि कोई देवी देवता या परियां नहीं होती, उसकी गर्दन मरोड़ दी जाएगी। वेदांत सिंह का मन किया कि वह देवी के साथ एक सेल्फी के लिए अपना फ़ोन निकाल ले, लेकिन ये सोचकर कि देवी उसके जैसे इंसान को पसंद नहीं करेगी, उसने खुद को रोका। आप कौन सी देवी है? वेदांत सिंह ने उत्तेजित होकर पूछा, क्योंकि ये देवी इतनी रहस्यमयी तरीके से प्रकट हुई थी। उसने देखा भी नहीं था कि उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके लुटेरे का सिर कैसे काटा। देवी ने एक दिव्य स्वर में कहा, मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में ढूंढने आऊंगी। अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये देवी अपनी पूर्वज 7 परियों की तरह इंसानी दुनिया पर मोहित हो गई थी और उसने उसे ब्रह्मांड के एक महान हैंडसम लड़के को देखा था और वह पहले ही बुरी तरह मोहित हो चुकी थी। उसे कई बच्चे पैदा करने की कसम खाई थी, लेकिन ये कहानी अब शहरी जीवन की नहीं रही, यह तो पूरी काल्पनिक दुनिया में बदल गई है। जैसे ही वेदांत सिंह सवालों से भरा हुआ था और देवी के साथ दिल खोलकर बात करने की योजना बना रहा था, देवी बहन गायब हो गई। वेदांत सिंह ने देखा भी नहीं कि वह कैसे गई, पलक झपकते ही वह उसकी नज़रों से ओझल हो गई। केवल लुटेरे का सिर यह संकेत दे रहा था कि वहां सचमुच कोई था। अभी इस पर ध्यान देने का समय नहीं था, उसे बेहतर होगा कि अनिका की हालत जांच ले। वेदांत सिंह ने उसकी सांस जांची, वह नियमित थी, और धीरे से उसे हिलाया। अनिका ने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि यह कमीना वेदांत सिंह अपना दाहिना हाथ उसकी छाती पर रखे टटोल रहा था। धूर्त, क्या छू रहा है? अनिका ने शर्माते हुए कहा। ओह, मैं तो बस तुम्हारी छाती को रगड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हें सांस लेने में मदद मिले, अगर तुम सांस नहीं ले पा रही हो, वेदांत सिंह ने गंभीरता से जवाब दिया। क्या तुम मुझे ऐसी गंदी नज़र से नहीं देख सकती? मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम कृतज्ञता में अपना शरीर मुझे सौंपना चाहती हो, लेकिन मैं एक सभ्य पुरुष हूं और मैं दिन के उजाले में बेवफाई का समर्थन नहीं करता। रात में हवेली में बात करेंगे। धूर्त, अनिका आंसू भरी आवाज में बोली। मैं अभी बहुत डर गई थी। मैं तो बस किसी काम के लिए यहाँ आई थी, लेकिन कौन जानता था कि मैं इसमें फंस जाऊंगी। मैं कितनी बदनसीब हूँ, हमेशा मेरा अपहरण हो जाता है और तुम्हें मुझे बचाने के लिए ऐसी खतरनाक जगहों पर आना पड़ता है, और ये दूसरी बार है। ऐसी मनहूस बातें मत करो। मैं तो बस रितिका और ईशा के साथ खाना खा रहा था जब मुझे ये संदेश मिला। वे मेरे साथ आने के लिए बेताब थीं, लेकिन तुम जानती हो कि मैं उन्हें खतरा लेने नहीं दे सकता। वेदांत सिंह बोलते हुए रुक गया। तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे दादाजी, वे सब तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, इसलिए जब हम बाहर निकलें तो शांत रहने की कोशिश करना। और याद रखना, हम परिवार हैं। मैं परिवार के लिए यहाँ आया था, इसलिए खतरा मेरे लिए बस आती जाती बात है। अनिका बोलने के लिए गला रुंध गया था, बस अपना छोटा सा सिर जोर से हिलाया। वेदांत सिंह ने उसे राजकुमारी की तरह गोद में उठाया और आत्मविश्वास से बाहर निकल गया। अनिका और वेदांत सिंह को सुरक्षित बाहर निकलते देखकर सभी पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली।
कर्नल माओशान आगे बढ़ा, वेदांत सिंह को सैन्य सलाम किया और कहा, चूंकि मामला सुलझ गया है हम विदा लेते हैं। मेरे पिताजी को यह सम्मान होगा कि आप हमारे सैन्य क्षेत्र का दौरा करने आएं और मुझे भी कभी आपके साथ कुछ दांव पेंच आजमाने का मौका मिले, ऐसी उम्मीद है। जरूर मैं समय निकालूंगा आने के लिए और उम्मीद है कि तब तक तुम मुझे भगा नहीं रहे होगे। वेदांत सिंह ने मजाक किया। कर्नल माओशान को एक बहुत प्रभाव वाला व्यक्ति पहचानते हुए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उसे भविष्य में जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए यह आपसी सद्भाव बनाने का अच्छा समय था। एक हंगामेदार मौके के बाद वेदांत सिंह कॉन्फ्रेंस टेबल के मुखिया पर बैठा बड़े पुलिस अधिकारियों को देखते हुए और कहा, यह अभियान हमारे लिए एक सफलता थी, लेकिन आपकी पुलिस प्रणाली के लिए एक विफलता, और आप सब अच्छी तरह जानते हो क्यों। मैं इस पर शब्द बर्बाद नहीं करूंगा, बस पुरानी कहावत याद रखना, पुलिस जनता की सेवा के लिए है। अगर एक दिन ऐसा आता है जब पुलिस लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती तो तुम्हें भंग कर देना चाहिए। वो बयान एक सचमुच करारा जवाब था जिससे हर मौजूद अधिकारी को जोर से लगा। वेदांत सिंह को उनके मौजूदा हाव भाव या वे उसे इसके बाद कैसे देखेंगे इसकी परवाह नहीं थी। वह बस इतना निडर था जो असहमत थे उन्हें चुनौती देने का निमंत्रण दे रहा था, और ये देखने के लिए कि क्या वे उसे दफन करेंगे या खुद ही कुचल दिए जाएंगे। अनिका को पकड़े हुए वेदांत सिंह उस गाड़ी में बैठ गया जिसे वह वहां चलाकर लाई थी। अनिका ने शरारती अंदाज में अपनी छोटी मुट्ठियों से उसे मुक्का मारा और डांटा, अब मैं खुद चल सकती हूं, तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत नहीं। दूसरों को अच्छा नहीं लगता, इसमें क्या खराबी है? अगर हम दोनों सहमत हैं तो दूसरों के देखने की परवाह क्यों करें? मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम मुझे पसंद करती हो। बातें बस इतनी ही सरल होनी चाहिए, दूसरों के विचारों की परवाह करने की जरूरत नहीं, वेदांत सिंह ने कहा। स्पष्ट रूप से उन लोगों से प्रभावित नहीं था, उसके शब्दों में व्यंग्य भरा हुआ था। लो, वे सब वैसे भी बूढ़े कमीने हैं, गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आओ दीदी के लिए मुस्कुराओ। अनिका ने वेदांत सिंह की ठुड्डी उठाई और हंसी। ओह छोटी बहन अभी भी माथा सिकोड़ रही है, अगर तुम गुस्सा रहोगी तो अपना इनाम गंवा दोगी। क्या इनाम? वेदांत सिंह उसकी बातों से एक पल के लिए हैरान रह गया। घर चलकर बात करेंगे। अनिका शर्माते हुए अपना माथा वेदांत सिंह की छाती पर दबाया और बोली, नहीं, तुमने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है, अभी बताओ। वेदांत सिंह इनाम में बहुत दिलचस्पी ले रहा था, और जब अनिका ने कहा कि वह घर चलकर इस पर चर्चा करेगी तो यह जरूर कुछ शर्मिंदा करने वाला होगा, तो क्यों न उसे अभी छेड़ा जाए। या सिर झुकाओ, अनिका ने शर्माते हुए कहा। वेदांत सिंह ने अपना सिर झुकाया और अनिका ने तेजी से उसके गाल पर चुंबन लिया और कहा, यह है तुम्हारा इनाम। धत तेरी की, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और तुम्हें लगता है कि गाल पर एक चुंबन ही मुझे विदा करने के लिए काफी है? वेदांत सिंह गुस्से में था और इसके नतीजे गंभीर होंगे, इसलिए उसने अनिका को गंभीरता से देखा और कहा, मैंने चुंबन के लिए नहीं कहा था, लेकिन चूंकि तुमने मुझे चुंबन दिया है तो मुझे एक वापस देना होगा। घर वापस आने पर उसने रितिका और ईशा शर्मा को सोफे पर बातें करते देखा। जब उन्होंने वेदांत सिंह को अनिका को गोद में उठाए हुए अंदर आते देखा तो दोनों ने राहत की सांस ली। ईशा पास आई और अनिका को ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा, अनिका दीदी कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, वेदांत सिंह ने मुझे सही समय पर बचा लिया, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। तुम दोनों को परेशान करने के लिए माफ करना, अनिका ने अपराध बोध से कहा। हम वे कमीने अब कहाँ हैं? मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे आंगन के किसी को धमकाने की हिम्मत की, रितिका ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में हत्या के इरादे का निशान था। वेदांत सिंह को छोड़कर सबको हवा में एक अदृश्य दबाव घूमता हुआ महसूस हुआ। ठीक है, मैंने उन दुष्टों को अपने हाथों से मार डाला है। अगर तुम उनके टुकड़े करना भी चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, वेदांत सिंह ने रितिका के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। आज रात हमें अनिका के लिए ठीक से जश्न मनाना होगा। हाँ अनिका दीदी बड़ी मुसीबत से बच निकली, ये जरूर सौभाग्य लाती है। चलो दावत मनाते हैं, ईशा शर्मा ने धीरे से कहा। भारतीय लोग खुश या दुखी होने पर क्या करना पसंद करते हैं? बेशक वे खाते हैं। साल की शुरुआत में होली, दिवाली से लेकर अंत तक, जन्मदिनों पर, शादी की सालगिरहों पर, त्योहारों पर, पदोन्नति पर और यहाँ तक कि ब्रेकअप पर भी खाना होता है। इसलिए वेदांत सिंह और अन्य लोगों के लिए खाने के साथ जश्न मनाना असामान्य नहीं था। वेदांत सिंह और ईशा शर्मा किराने का सामान खरीदने बाहर गए और अन्य लोग घर पर चीजें तैयार करते रहे। ईशा शर्मा के साथ गाड़ी चलाते हुए वे पास के बाजार पहुंचे और ढेर सारा सामान लेकर घर लौटे। उस शाम का खाना वेदांत सिंह ने खुद बनाया था। 18 व्यंजन टेबल पर सजे थे जो आंखों, नाक और स्वाद को लुभाने वाले थे, जिसने सबकी भूख जगा दी। हंसी और शराब का दौर चला जिसके बीच में वेदांत सिंह के व्यंग्यात्मक मजाक भी थे। जब टेबल पर बची हुई चीजें साफ हो गई तो जॉयफुल नाइट समाप्त हो गई और वेदांत सिंह सोफे पर चुपचाप चाय पी रहा था, विचारों में खोया हुआ था। इस बीच तीनों महिलाएं बैठक में एक प्रोजेक्टर पर एक फिल्म देखने के लिए इकट्ठा हो गईं। वेदांत सिंह को याद नहीं आ रहा था कि उसने उन पुरानी फिल्मों को कितनी बार देखा था, लेकिन महिलाएं फिर भी उनकी तरफ इतनी आकर्षित थीं। उदाहरण के लिए उन्होंने टाइटैनिक 7 या 8 बार देखी थी और हर बार तुम कूदो मैं कूदूं वाले दृश्य के दौरान वे मिट्टी में खेलते बच्चों की तरह रोईं, जिसने वेदांत सिंह को हैरान कर दिया। हवेली में देर रात तक शोर चलता रहा जब तक कि सब थक नहीं गए।
अपने स्नान के बाद वेदांत सिंह वहां चला गया जहां छिपी हुई ड्रैगन तलवार सजाई हुई थी। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने उसे सहलाया। ठीक तभी छत पर से एक हल्की सी मौजूदगी गुजरी जिसने वेदांत सिंह को छिपी हुई ड्रैगन तलवार पकड़ने और उसका पीछा करने के लिए उकसाया। लंबे पीछा करने के बाद वह एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंचा और खुद को एक सफेद पोशाक में सजी महिला को घूरता हुआ पाया। यह वही देवी थी जिसने उस दोपहर अनिका को बचाया था और वह उसे उस रात फिर से देखकर हैरान था। तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मुझे ढूंढ रही हो? इसे दिन में इत्तेफाकन मुलाकात कहा जा सकता था, लेकिन आधी रात को बिना सोए मिलना जरूर यह मतलब था कि वो कुछ तलाश रही थी। वेदांत सिंह इस रहस्यमयी व्यक्ति से सतर्क था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में ढूंढने आऊंगी, तो चूंकि आज रात मौसम अच्छा है मैं आ गई, देवी ने बेपरवाही से जवाब दिया। वेदांत सिंह ने उसके पैरों की तरफ आंखें सिकोड़ी। यह महिला ज्यादातर लोगों की तरह नहीं चलती थी, बल्कि अपने पैर के पंजों के सिरे से हल्के से जमीन छूती थी। उसकी एड़ियां कभी जमीन से नहीं लगती थीं। उसे जरूर एक उस्ताद होना चाहिए, कोई और इस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर तुम कुछ जानना चाहती हो तो बस पूछो, मैं जवाब दूंगा। अगर यह सिद्धांत का मामला नहीं है, वेदांत सिंह ने कहा। उसका अंगूठा छिपी हुई ड्रैगन तलवार को हल्के से झटका दे रहा था ताकि वह चांद की रोशनी में एक ठंडी रोशनी से चमके। मैं तुमसे पूछ रही हूं कि तुम्हारा गुरुदेव अभी कहाँ है? देवी ने गर्व से सिर उठाए कहा। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि बोलने से पहले ध्यान से सोचो और मुझसे झूठ मत बोलो। मेरा गुरुदेव धिक्कार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बूढ़े आदमी ने गड़बड़ करने के बाद उसे छोड़ दिया? अरे बाप रे, वो बूढ़ा आदमी हमेशा इतना गरिमापूर्ण अभिनय करता था और अब उसका निजी जीवन इतना गड़बड़ है, लेकिन उसके स्वाद निश्चित रूप से उच्च श्रेणी के हैं। ऐसी देवी के लिए अगर वह खुद को वेदांत सिंह पर फेंक देती तो वह जानता था कि वह विरोध नहीं कर पाता। इस महिला का सामना करते हुए जो उसकी गुरुदेव की संगिनी भी हो सकती थी। वेदांत सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने गुरुदेव का ठिकाना यूं ही बता दूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो इंग्लैंड के लंदन में है? तुम मुझे कम मत आंकना। ये सुनकर देवी हंसे बिना नहीं रह सकी और कहा, लगता है तुम्हारे गुरुदेव ने एक एहसान फरामोश पाला है। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। मैं एहसान फरामोश कैसे हो सकता हूं? अगर तुम मेरे गुरुदेव को ढूंढ रही हो तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। वेदांत सिंह ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि मेरा तुम्हारे गुरुदेव के साथ क्या रिश्ता है? देवी ने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए पूछा। मैं नहीं जानना चाहता। उस बूढ़े आदमी से जुड़ी कोई भी चीज अच्छी नहीं हो सकती। चाहे तुम उसके शरीर का एक टुकड़ा काटकर उसकी उम्र के निशान गिनना चाहती हो या उसे बांधकर पीटना चाहती हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वेदांत सिंह ने तेजी से अपनी स्थिति साफ की। तुम बातों में बहुत तेज हो, देवी ने कहा और अपनी तलवार के एक झटके से उसने वेदांत सिंह की कमीज में एक लंबा चीरा लगा दिया। वेदांत सिंह विरोध करना चाहता था, लेकिन उसकी बेजोड़ स्किल्स का सामना करते हुए जो उसके प्रदर्शन से साफ जाहिर था कि उसकी पहुंच से बाहर थे, वह लगभग घुटने टेक कर दया की भीख मांगने वाला था, ये घोषणा करते हुए कि उसके और उस बूढ़े आदमी के मामले उससे संबंधित नहीं थे। वह सचमुच शामिल नहीं होना चाहता था और चाहता था कि वह इंग्लैंड में गुरुदेव को प्रतिशोध के लिए ढूंढे या उस पर अपना गुस्सा न निकाले, क्योंकि घर और विदेश में महिलाओं का एक समूह उस पर निर्भर था। जैसे ही वेदांत सिंह इस महिला को अपनी गरिमा से समझौता किए बिना कैसे टालना है इस पर विचार कर रहा था, बगल से एक साफ आवाज आए, गुरुदेव आप इंदौर में क्या कर रही हैं? ये रितिका थी। इस दृश्य को देखकर वेदांत सिंह का मुंह खुला रह गया और वह बोलने के लिए बहुत हैरान था। क्या यह महिला रितिका की गुरुदेव हो सकती है? वेदांत सिंह को रितिका की ताकत का सीधा अनुभव था। उदाहरण के लिए उसने एक बार उसकी अभी अभी ठीक हुई गाड़ी पर मुक्का मारा था और एक गड्ढा छोड़ दिया था, और जब वेदांत सिंह ने उसे छेड़ा था तो उसके सीने पर उसके एक शर्मीले धक्के से वो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहा था। रितिका इतनी जबरदस्त थी और उसकी गुरुदेव द्वारा अभी अभी प्रदर्शित शक्ति शब्दों से परे थी। वेदांत सिंह ने सोचा, बूढ़े आदमी तुम कितने कमीने हो। अपना काम निकालने के बाद तुम्हें ऐसा अभिनय करने की क्या जरूरत थी कि तुम मुझे पहचानते नहीं, जिससे मुझे अब दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तुम साधना में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो। देवी ने रितिका का गाल चिकोटी काटकर कहा, लेकिन तुम्हारी सतर्कता कम हो गई है। मुझे लगा था कि तुम सबसे पहले बाहर आओगी, लेकिन ये छोकरा निकला। गुरुदेव मुझे अपनी गलती पता है, लेकिन इस धूर्त के मेरा प्रोटेक्शन करने से मैं बिल्कुल नहीं डरती। रितिका आगे बढ़ी और नखरे करते हुए देवी की बाह से लिपट गई। सच कहूं तो वेदांत सिंह ने रितिका को पहले कभी नखरे करते नहीं देखा था। आज उसने आखिरकार इसे देखा और हालांकि यह प्यारा था, यह कुछ ऐसा था जिसका वह आनंद नहीं ले सका। अगर रितिका ने उसके इस मामूली हाथ पर थोड़ा जोर भी डाला होता तो उसे अगले कुछ दिनों तक घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम देवी ने रितिका की नाजुक नाक थपथपाई और कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? जब तक आप मुझे चुप कराने के लिए मार नहीं डालती मैं जानना चाहता हूं, वेदांत सिंह ने कहा। वे उस्ताद हमेशा लड़ाई के दौरान ये कहना पसंद करते थे कि जो भी उनका नाम जानता था वह मर चुका था और वह एक नाम के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी गुरुदेव उस तरह की खूंखार राक्षस नहीं है। रितिका ने मुंह फुलाकर विरोध किया और नाक सिकोड़ी। बाहरी दुनिया मुझे शीतवस्त्र साधिका कहना पसंद करती है, देवी ने बेपरवाही से कहा, लेकिन मैं कुंती देवी कहलाना पसंद करती हूँ। अरे बाप रे, उस बूढ़े आदमी ने सचमुच किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से पंगा लिया था।
वेदांत सिंह ने शायद कुंती देवी का नाम न सुना हो, लेकिन शीतवस्त्र साधिका का नाम दुनिया भर में गूंज रहा था। ड्रैगन सूची के शीर्ष 3 में से एक अजूर ड्रैगन ने एक बार कहा था, अगर वह सचमुच गुस्सा हो जाती है तो मैं उसका सामना नहीं कर सकता। अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उसके गुस्से का सामना नहीं कर सकते तो वेदांत सिंह को निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि उसका कमजोर शरीर उसके सामने एक भी वार झेल पाएगा। सोचते हुए, बूढ़े आदमी, तुम सचमुच कमीने हो कि तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारे ऐसे देवी के साथ संबंध थे। ये शीतवस्त्र साधिका, अगर आपको किसी को ढूंढना है तो कृपया मेरे गुरुदेव को ढूंढे और मुझ पर गुस्सा न निकाले। वेदांत सिंह ने गिड़गिड़ाया, ये देखते हुए कि मेरा कमजोर शरीर आपके सामने ज्यादा वार झेल नहीं पाएगा। आप बेहतर होगा कि उन्हें ढूंढने जाएं। हमारी पुरानी पीढ़ी के मुद्दे स्वाभाविक रूप से तुम्हें शामिल नहीं करेंगे। हालांकि अगर तुम मेरी शिष्या को धमकाओगे तो तुम्हें नतीजे भुगतने होंगे। शीतवस्त्र साधिका ने रितिका को प्यार से देखते हुए कहा। इसे क्या कहते हैं, दबंगई यह है। शीतवस्त्र साधिका के शब्दों से वेदांत सिंह कांप रहा था। लगभग उसका मन किया कि वह वहीं घुटने टेक कर एक समझौता कर ले। लेकिन क्या रितिका उसे धमका रही है या वह रितिका को धमका रहा है? वेदांत सिंह हैरान था। वो तो उसके एक गले मिलने का भी सामना नहीं कर पाता था, उसकी स्किल्स की तो बात ही छोड़ो। अरे बाप रे, क्या उसे सचमुच धमकाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? थोड़ी देर बाद फुजी पर्वत की देवकन्या भारत से आ रही होगी। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? शीतवस्त्र साधिका ने बेपरवाही से पूछा। क्या करना है? शांत रहना है। शायद लड़ नहीं सकता। अगर मैंने शिकायत की तो मुझे जापान से जुड़ा हुआ मान लिया जाएगा। वेदांत सिंह ने नाखुशी से कहा। आप नहीं जानती कि बूढ़ा आदमी और संप्रदाय के लोग कितने निर्दयी हैं। वे मेरी जान की जरा भी परवाह नहीं करते। मेरी जान पर एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं। तुम्हारे गुरुदेव के लिए भी आसान नहीं है। फुजी पर्वत की सुंदर देवी भी तुम्हारे गुरुदेव को ढूंढने गई थी। शीतवस्त्र साधिका ने अपनी आंखों में ठंडक की चमक के साथ कहा। एक जापानी महिला मुझसे एक आदमी छीनना चाहती है। अगर मैं इस बार तुम्हारी पसलियां नहीं तोड़ती तो मैं कुंती देवी के पास वापस नहीं लौटूंगी। अरे बाप रे, वेदांत सिंह को लगा कि उसने गलती से कोई राज पता कर लिया है। तो सुंदर देवी भी बूढ़े आदमी के पीछे पड़ी थी। धिक्कार है। आमतौर पर संप्रदाय में बूढ़े आदमी का लापरवाह दिखना वेदांत सिंह को यह मानने में झिझक होती थी कि वह उसका शिष्य है। फिर भी बूढ़ा आदमी बाहर इतना लोकप्रिय था, क्या उसे भी अपने गुरुदेव की तरह सजना संवरना और लड़कियों को रिझाना चाहिए? गुरुदेव? क्या वह देवकन्या की गुरुदेव भी उतनी ही बेशर्म है जितनी वह है? रितिका ने शांति से कहा। हाँ, या तो तुम और तुम्हारी शिष्या आकर्षक हो या और क्या। फुजी पर्वत और कुंती देवी दोनों की 2 पीढ़ियों को तुम पसंद आए हो। हम साफ है कि वो मुझसे प्यार करता है लेकिन किली दखल देना चाहती है। अगर मैं अभी कार्रवाई नहीं करती तो दूसरे मुझे कम आंकेंगे। शीतवस्त्र साधिका ने ठंडे स्वर में कहा। वेदांत सिंह केवल अपनी लार निगल सकता था और चुप रहा। हालांकि वह बूढ़े आदमी को कोस रहा था। कौन जानता था कि 2 पीढ़ियों की देवकन्याओं के पीछा करने वाले उसके बारे में क्या कहेंगे। खोंखो शीतवस्त्र साधिका। नहीं आदरणीय देवी, मुझे भी लगता है कि जापानी लोग ठीक नहीं हैं और बूढ़ा आदमी किसी जापानी महिला को पसंद करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर वो सहमत भी होता है तो मैं सहमत नहीं हूंगा। उससे शादी करने से रक्तरेखा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूं। वेदांत सिंह ने देशभक्त की तरह कहा। मैं बूढ़े आदमी को नहीं बताऊंगा कि आप उसे ढूंढ रही हैं। कृपया जब आप इंग्लैंड जाएं तो अपना पूरा जोर लगा दें। ये शब्द आदरणीय देवी शीतवस्त्र साधिका को अच्छा लगा। वह आगे बढ़ी और वेदांत सिंह के सिर को प्यार से थपथपाया। बोली, तुम सचमुच समझदारी की बात करते हो। फुजी पर्वत की नई पीढ़ी की देवकन्या को तुम कैसे देखते हो? वह महिला एक अजीब है, वह मुझसे चिपकी रहती है। वेदांत सिंह ने लाचारी से कहा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक देशभक्त के रूप में मैं पैतृक रक्तरेखा को नष्ट करने वाला कुछ भी कभी नहीं करूंगा, इसलिए मैंने तय कर लिया है। जब वो महिला मेरे लिए आएगी तो मैं हवेली में सबको छुट्टी पर ले जाऊंगा। भारत इतना बड़ा है, मुझे विश्वास नहीं कि वो मुझे ढूंढ पाएगी। अच्छा, तुम्हारे पास ये योजना है तो मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। रितिका को तुम्हें सौंपते हुए तुम्हें उसकी अच्छे से रक्षा करनी चाहिए। एक बार जब मैं तुम्हारे गुरुदेव को वापस ले आती हूँ तो हम साथ में जश्न मनाएंगे। शीतवस्त्र साधिका ने कहा और पैर के एक झटके से पलक झपकते ही गायब हो गई। रितिका, क्या तुम भी कुंती देवी हो? वेदांत सिंह ने ये सोचते हुए कि शीतवस्त्र साधिका काफी दूर चली गई है, मुड़कर पूछा। हाँ, लेकिन अभी सिर्फ आरक्षित। मुझे सचमुच उस उपाधि पर दावा करने के लिए संप्रदाय में परीक्षाएं पास करनी होंगी। रितिका ने बेपरवाही से कंधा उचकाया। प्रभावशाली वेदांत सिंह ने रितिका को अंगूठा दिखाया। तुम्हारी गुरुदेव ने तुम्हें मुझे सौंपा है तो आज रात हमें। वेदांत सिंह की शरारती अंदाज में आंख मारते हुए देखकर रितिका बहस करने में बहुत आलसी थी। सीधे उसे थप्पड़ मारकर हटा दिया और तुरंत गायब हो गई। तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन याद रखिए, द नॉवल एक्सप्लेनर की कहानियां कभी इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, हर किरदार के पीछे है एक नया रहस्य, और हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा करता है। क्या होगा आगे, कौन सा राज खुलेगा और किसकी जिंदगी बदल जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और रोमांचक हो जाती हैं।